गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रजिस्ट्रेशन का ये पार्ट थर्ड है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये आपको उस दिन बता रही थी, लेकिन चूंकि बहुत लंबी क्लास हो गई थी इसलिए आपको नहीं बता सकी थी। डीम्ड रजिस्ट्रेशन की मीनिंग ही होती है कि एक यूनिक नंबर, एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है। इसको सुन लीजिए आप। This will not be applicable if the application for registration or unique identity number has been rejected under GST Act 2017 under Section 2510। यदि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 25(10) के अनुसार पंजीयन या यूनिक आइडेंटिटी नंबर के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाता है, तो जो उस दिन मैंने बताया था आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन, फिर से बता रही हूँ आज कि यदि कोई रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिटी नंबर किसी राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या संघ शासित प्रदेश यानी UTGST एंड STS-GST के अधीन स्वीकृत किया गया है या इशू किया गया है, तो उस पंजीयन या यूनिक आइडेंटिटी नंबर को केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम के अधीन जारी किया हुआ माना जाएगा। फिर से सुनिए बच्चों कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन की मीनिंग होती है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरीज स्टेट और कोई अदर स्टेट कोई अगर यूनिक नंबर GST के लिए रजिस्टर्ड है किसी पेन पर, तो उस यूनिक आइडेंटिटी नंबर को जो CGST है वो भी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा। उसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ये आपको उस दिन भी बताई थी, आज फिर बता रही हूँ। अगर मान लीजिए कि सेक्शन 2510 के अकॉर्डिंग CGST ने कोई यूनिक नंबर पहले ही से प्रोवाइड कर दिया है, तो उस पर ये जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन UTGST और STGST के अकॉर्डिंग नई कोई यूनिक नंबर इशू किया गया है, तो उस व्यवस्था को फिर CGST नहीं एक्सेप्ट करेगा। सेक्शन 26(1) के अकॉर्डिंग। 2 के अकॉर्डिंग क्या है, जो सेक्शन 2, एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आर द यूनिक आइडेंटिटी नंबर under the State Goods and Service Tax Act 2017 or Union Territories Goods and Service Tax Act 2017 shall be deemed to be a rejection of application for registration under CGST Act 2017। यदि पंजीयन या यूनिक आइडेंटिटी नंबर के आवेदन को किसी राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या संघ शासित वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया हो, तो इस निरस्तीकरण को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अधीन भी निरस्त माना जाएगा। बच्चों अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि CGST ने अगर पहले ही से कोई, यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार ने अगर कोई पहले ही से किसी पेन पर वो GST यूनिक नंबर दे दिया है, तो वो दोबारा किसी भी राज्य का या यूनियन टेरिटरीज़ का कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन कहते किसको हैं कि अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़, ये दोनों गवर्नमेंट ने अगर कोई किसी पेन पर, किसी व्यवसायी के पेन नंबर पर कोई यूनिक आइडेंटिटी दे दी है, CGST दे दी है, CGST नंबर दे दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको एज इट इज़ मान लेगा। उसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है। थर्ड पोजीशन आती है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या यूनियन टेरिटरीज़ के थ्रू किसी यूनिक आइडेंटिटी नंबर को GST के दायरे में जो रजिस्टर्ड हो चुका था, किसी कारण से अगर उसको वो रिजेक्ट करती है या कैंसिल करती है, तो CGST भी उसको कैंसिल मान लेगा। इसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फिर बच्चों कुछ अदर इम्पॉर्टेंट व्यवस्थाएं भी हैं, अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन हैं, अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन क्या क्या है देखिए। एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल to be registered under section 24 or 22 shall apply for registration in every such state in which he is
so liable within 30 days from the date on which he becomes liable to registration in such manner and subject to such condition as may be prescribed. आवेदन पत्र देना, क्या है आवेदन पत्र देने का नियम बच्चों? ऐसा व्यक्ति जो धारा 22 और 24 के अधीन पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, वह उस प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश में पंजीकरण का आवेदन देगा जहां से वह माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करता है। ठीक है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स आर सर्विसेज फ्रॉम territorial waters. Every person who makes supply from territorial waters of India shall obtain registration is the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके संग संग कि एरिया अप टू 12 nautical miles belonging to state union territory at later as for GST is concerned. कौन कौन से हैं देखिए। रुकिए बच्चों, आपको दिखा रही हूँ। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में पहले ही है कि इस पे इकोनॉमिक स्पेशल जोन कौन कौन कर सकता है, जो अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है वो कर सकता है। देखिए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है। सेक्शन 8(1) के ऑफ CGST रूल 2017 में डिसाइड किया गया कि एवरी पर्सन अप्लाइंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सेल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि जिसको पैन कार्ड कहते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी a part A from form GST registration 01 is a common portal. कहने का सेंस कि जो वो व्यक्ति जो कि एवरी पर्सन, सभी व्यक्ति जो कि सेक्शन 22 और 24 के अंडर में आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना ये भी हमको आपको बताना है बच्चों। This provision applies to person liable to be registered under such application is not required for, बच्चों देखिए, such application is not required for a person required to deduct tax at resource under section 51, person required to collect tax at resource under section 22, यानी कि धारा 51 के अधीन स्रोतों पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोतों पर कर का संग्रह करने वाले व्यक्ति, एंड पर्सन अप्लाइंग OIDR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा बेस्ड OIDR service from place outside India to non-taxable online recipient referred to the section 14. ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवा प्रदाता जो भारत के बाहर से एक गैर कर योग्य व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना देते हैं जिसका वर्णन एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 14 में किया गया है।
ये जो OIDAR है उसकी मीनिंग ही ये होती है ऑनलाइन डाटा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा बेस्ड रेसिपिएंट या रिफॉर्मर्स भी इसको कहते हैं। A person having a unit as defined in Special Economic Zone Act 2005 in a special economic zone or being a special economic zone developer shall have to apply for separate registration and as distinct from this a place or business located outside the special economic zone in the same state or union territory। यदि कोई आर्थिक क्षेत्र की इकाई या विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास करता विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर स्थित अपनी अन्य व्यावसायिक लंबवत इकाइयों के पंजीकरण के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यदि एकल स्वामी की मृत्यु या किसी कारण से व्यवसाय के स्वामित्व में परिवर्तन हो रहा है तो नए स्वामित्व या उत्तराधिकारी के स्वामित्व परिवर्तन की तिथि से वस्तु एवं सेवा कर के अधीन पंजीकरण प्राप्त करना होगा। GST रजिस्ट्रेशन 01 पर आवेदन पत्र देना होगा। यदि आवेदन पत्र एकल स्वामी की मृत्यु के कारण दिया गया है तो आवेदक को आवेदन पत्र के पंजीकरण में कारण एकल स्वामी की मृत्यु शब्द को अंकित करना होगा। दूसरा है बच्चे इसमें Input Service Tax shall make a separate application for registration as a such input service distributor। इनपुट सेवा वितरक के लिए पंजीकरण हेतु अलग से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर है कि द पेंसिल इज validated online by the common portal from the database maintained by CBDT। ये CBDT क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी मीनिंग ये होती है कि पेन का सत्यापन कॉमन पोर्ट द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरीज टैक्सेस द्वारा संरक्षित डाटा से ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। द मोबाइल इसमें द पेन सेल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाई कॉमन पोर्टल फ्रॉम द डाटाबेस मेंटेन बाई CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा संरक्षित डाटा से ऑनलाइन किया जाएगा। बच्चों, द मोबाइल नंबर डिक्लेयर्ड सेल बी वेरीफाइड थ्रू a one-time password sent to the said mobile number। The email address declared shall be verified through a separate one-time password OTP जिसको कहते हैं one time password sent to the said email address। ये है रूल सेक्शन रूल है 8(2) ऑफ CGST सेक्शन 2017। नेक्स्ट है ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ पैन। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अ सक्सेसफुल verification of PAN mobile number and email address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on his mobile number and email address। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है submission of application after verification of mobile and email address।
Using the reference number generated as above, the applicant shall electronically submit an application in Part B from Form GST Registration 01 duly signed or verified through Electronic Verification Code EVC, Aadhaar based, along with documents specified in the form at the common portal. Every application made under Rule 84 shall be followed by biometric based Aadhaar authentication and taking photograph unless exempted under section 25(6)(d) if has opted by for authentication of Aadhaar number. सेकेंड इसी का पार्ट है कि टेकिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ एंड वेरिफिकेशन ऑफ सच अदर KYC taking biometric information photograph and verification are such other KYC documents as notified unless the applicant is exempted under section 25 25 under section 25(6)(d) if has opted for authentication of Aadhaar number. तो एक कहने का मतलब कि जब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन के लिए पंजीकरण एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो देना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिस उसमें कराते हैं रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं जी। सबसे पहले एक व्यापारी जब रजिस्ट्रेशन कराता है अपने GST में तो क्या क्या उसको दस्तावेज़ देने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको पे करने देने पड़ते हैं, या कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर GST रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रपत्र डॉक्यूमेंटेशन के लिए फर्स्ट ही होता है पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स, ID प्रूफ कोई 2, फिर पैन कार्ड कंपलसरी, आधार कार्ड कंपलसरी, इलेक्शन कार्ड वेरिफिकेशन फॉर एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अच्छा, अब फ़ोटो तो 2 बार आपको बोला, एक पासपोर्ट भी आपका जो है, अगर कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी जो है वो लीगल होता है। फिर उसके बाद जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं वो, अगर आपका फर्म है तो फर्म में कितने साझेदार हैं, कितने पार्टनर्स, उनकी डीड,
फिर अगर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप है, यानी कि जिसको सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स, उनके इशू का उनके इशू का सर्टिफिकेट। फिर है प्राइवेट लिमिटेड, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट। कोई LLP है तो उसके कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट। फिर कोई अगर पब्लिक कंपनी है या तो उसका सर्टिफिकेट, उसको कॉरपोरेट करने का सर्टिफिकेट। एक व्यक्ति वाली कोई कंपनी है तो उसको कॉरपोरेट किया गया है जिस तारीख को, जिस दिन को, उसका सर्टिफिकेट। यदि स्वयं का व्यवसाय है या संपत्ति खुद से खरीद करके की जा रही है तो बिजली का बिल या संपत्ति कर का रसीद देना होगा। यदि किराए पर लिया गया है तो किराए का एग्रीमेंट या बिजली का बिल देना होगा। फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट रिलेटेड प्रूफ, स्कैन कॉपी और कैंसल्ड चेक देना होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें हैं। फिर उसके बाद है ऑथराइजेशन इन प्रेस्क्राइब फ्रॉम एज गिवन इन GST रजिस्ट्रेशन 1। आपने जो उसमें दिया हुआ था GST 1 में जो दिया है वही उसको भी पे करना होगा। तो ये वेरिफिकेशन जो है ये सारा कुछ देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कराते समय। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन। टाइम लिमिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आवेदन कर रहे हैं, देखिए बच्चों, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन is as follows. For registering taxpayer, every person who on the day of immediately preceding the appointed day is registered or hold a license under an existing law shall be liable to be registered under GST with effect from the appointed day. फिर नेक्स्ट है बच्चों, इसके संग ही जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210 अपॉइंटेड डे मीन्स द डेट ऑन विच इज द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2017। फिर न्यू टैक्स पेयर, एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड एज पर प्रोविजंस इन सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन threshold limit and section 24 compulsory registration shall apply for registration within 30 days which to become liable. Next है casual taxable person, non-resident person, place for application, state और यूनियन टेरिटरीज, दोनों चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। फिर है ये सीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। फिर है टेरिटोरियल वाटर एरिया। ये सारी चीज़ें, इन सबको जो है आवेदन कराना होता है। नेक्स्ट है बच्चों इसी में अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।